नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है पक्ष। क्या नाम है? पक्ष को इसका दूसरा नाम भी मिलता है अवस्था, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्केप। विद्यार्थियों, एस्पेक्ट बोल दो आप इसको, या पक्ष बोल दो, या अवस्था बोल दो, बात एक ही है। लेकिन ये होता कौन सा है, ये टॉपिक का नाम हमने तो बहुत कम सुना है। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब ये है जैसे कोई कार्य है, कार्य जो करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिया। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्रिया के बारे में, तो क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसी कार्य के करने होने का बोध होता है, उसको क्रिया कहते हैं। अब कोई क्रिया का मतलब हम काम से ले सकते हैं, से ले सकते हैं काम। अब कोई काम की शुरुआत हो गई है, या काम वो चल रहा है, या उस काम में कुछ प्रगति हो रही है, या काम पूरा हो गया है, मतलब क्रिया की जो प्रक्रिया चल रही है उससे अवगत कराना ही क्या है विद्यार्थियों, पक्ष है। क्रिया का पक्ष होता है, ध्यान रखना। या फिर हम इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे आगे, जब इसके भेद पढ़ेंगे, हम प्रकार पढ़ेंगे, तो इसको दो दृष्टि से पढ़ेंगे, प्रथम दृष्टि और द्वितीय दृष्टि। ठीक है, जैसे एक वाक्य में बोल देता हूँ, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो विद्यार्थियों, ये जो वाक्य है, क्या ये वाक्य सही है? पहली बात तो ज्योग्राफी दृष्टि से। और एक दूसरा आता है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, क्रिया तो की जा रही है, लेकिन कौन सी क्रिया की जा रही है? नित्य बोधक होता है वो, तो क्रिया का वो नित्य बोधक पक्ष में आ जाएगा। में आ जाएगा, नित्य बोधक पक्ष में आ जाएगा। आगे देखते हैं, पहले सबसे पहले इसकी परिभाषा वगैरह जानते हैं। पक्ष किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम अवस्था मिलता है। क्रिया के जिस रूप से प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। मतलब पक्ष टॉपिक क्रिया से संबंधित ही है, मान के चलें आप। अर्थात हर कार्य किसी न किसी टाइम में होता है, समयावधि के मध्य होता है, जो आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ है। और इस अवधि में होने वाले जो कार्य व्यापार को देखना ही क्या कहलाता है? पक्ष। माना कि एक वाक्य कार्य यहाँ से लेकर यहाँ तक चालू हुआ, माना कि एक वाक्य यहाँ से चालू हुआ और यहाँ तक गया, तो ये वाक्य जो होता है, इस वाक्य की शुरुआत की बात करें, इसके लगातार चलने की बात करें, इसमें प्रगति की बात करें, इसमें पूर्णता की बात करें, तो ये सारे अवस्था का जो बोध कराता है, इसकी प्रक्रिया का बोध कराता है, उसको बोलते हैं पक्ष। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की प्रक्रिया को, उसके विभिन्न चरणों को, सोपानों को, व्यापारों को, अर्थात क्रिया की प्रक्रियागत स्थिति को ही क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। प्रत्येक कार्य किसी कालावधि के बीच होता है, उसके आरंभ होने से उसके अंत होने तक पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। मतलब कोई कार्य शुरू हुआ और अंत हो रहा है उसका, वहाँ तक में जो प्रक्रियागत जो अवस्थाएं होती है उसको क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रिया को विभिन्न चरणों से होकर गुजरना होता है। क्रिया के इन चरणों, इन व्यापारों, इन सोपानों को, क्रिया की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? क्रिया का पक्ष कहते हैं। अब क्रिया के जो पक्ष हैं इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो प्रथम दृष्टि और द्वितीय दृष्टि में। प्रथम दृष्टि और द्वितीय दृष्टि में ये डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं कि पक्ष के जो प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आरंभ द्योतक है, सातत्य द्योतक है, प्रगति द्योतक है, पूर्णता द्योतक है, और नित्य द्योतक है, अभ्यास द्योतक है। अभ्यास का दूसरा नाम आवर्ती द्योतक भी मिल जाता है। ऐसे पढ़ सकते हैं, या फिर इसको हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। एक तो प्रथम दृष्टि से देखते हैं और एक द्वितीय दृष्टि से देखते हैं। प्रथम दृष्टि से क्या तात्पर्य? प्रथम दृष्टि में ये देखा जाता है कि वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया की प्रक्रिया है वो आरंभ या होने वाली है, या वर्तमान में क्रिया की प्रक्रिया चालू है, या उसमें प्रगति हो रही है, या पूरी हो चुकी है। फलतः प्रथम दृष्टि में किसी क्रिया की प्रक्रिया के चार पक्षों का उल्लेख मिलता है। तो प्रथम दृष्टि में कितने आते हैं? चार पक्ष आते हैं। चार कौन कौन से? आरंभ द्योतक आता है, उसके अलावा सतत या सातत्य द्योतक आता है, एक प्रगति बोधक आता है, एक पूर्ण बोधक होता है। लेकिन द्वितीय दृष्टि में क्या पढ़ते हैं? दूसरी दृष्टि में पूरी क्रिया प्रक्रिया को अलग अलग चरणों की अपेक्षा एक ही स्वायत्त इकाई के रूप में देखा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक चरणों या सोपानों को इसमें नहीं देखा जाता है। और द्वितीय दृष्टि में दो पक्ष होते हैं वैसे मुख्य रूप से, एक तो नित्य और एक अभ्यास। अभ्यास वाले का एक और नाम मिल जाता है आवर्ती द्योतक। तो कुछ विद्वान आवर्ती द्योतक को स्वतंत्र मानते हैं और कुछ अभ्यास द्योतक के अंतर्गत इसको मान लेते हैं। तो जैसे भी अलग माने तो भी पढ़ लेंगे, एक माने तो भी हम इसको पढ़ लेते हैं। अब ये जितने भी, चाहे आरंभ या सतत, प्रगति, पूर्ण, नित्य, अभ्यास, आवर्ती, जितने भी हैं इनको देख लेते हैं एक एक को, और इनके उदाहरण देख लेते हैं, इनकी पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हमने आरंभ द्योतक। ये इसको आरंभ द्योतक पक्ष भी दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान रखना। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने का ज्ञान होता है,
यानी कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के शुरू होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, आरंभ द्योतक कहते हैं। क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। पहचान क्या है इसकी, क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे जुड़ा होता है, सामान्यतः ये पहचान होती है। इसमें काल का कोई फर्क नहीं पड़ता, काल चाहे वर्तमान में हो, भूतकाल में हो, भविष्य काल में हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रिया के अंत में क्या आता है, लगा, लगी, लगे, सामान्यतः प्रयुक्त होता है। जैसे राम पढ़ने लगा है, पिताजी को देखकर राम पढ़ने लगता है। राम स्नान करने लग गया, वह अब लिखने लगा। राम अब चल पा रहा है, यश चलने लगा है, बर्फ गिरने लगी है। ये सारे इसके उदाहरण हैं। गोरी स्कूल जाने लगी है, सुरेश नौकरी पर जाने लगा है, अब वह रोटी खाने लगा है। अब हमारे गांव में बस जाने लगी है, अब वह स्कूल जाने लगी है। तो ये किसी कार्य की शुरुआत का बोध करा रहे हैं सब। मुकेश दुकान पर जाने लगा है। इसके अलावा दूसरी है सातत्य द्योतक, जो पक्ष होता है क्रिया का, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। सातत्य द्योतक, या इसको निरंतरता बोधक भी कह सकते हैं हम। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में लगातार चालू रहने का बोध होता है उसे को क्या कहते हैं, सातत्य बोधक। या क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है उसको भी कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की स्थिति में उसके सतत चालू रहने का बोध होता है। इसके अंतर्गत क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे जुड़ा होता है, ध्यान रखना। जैसे राम पढ़ रहा था, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता रहेगा, राम स्नान कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, अंकिता चाय बना रही है, ये सारे वाक्य मिलेंगे। अंजलि खाना खा रही है, सुनीता गाना गा रही है, राम श्याम खेल रहे हैं, सरिता कहानी पढ़ रही है और श्याम पत्र लिख रहा है, अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो ये सब सतत बोधक है विद्यार्थियों। एक होता है प्रगति बोधक। क्या होता है, प्रगति बोधक, यानी क्रिया के जिस रूप से लगातार वृद्धि होने का बोध होता है उसे प्रगति बोधक कहते हैं। इसमें क्रिया में निरंतर बढ़ोतरी का ज्ञान होता है, बोध होता है विद्यार्थियों। और इसमें ही निपात का प्रयोग होता है, वाक्य में ही का प्रयोग। इसके अलावा रहा, रही, रहे का प्रयोग भी होगा। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में निरंतर प्रगति या वृद्धि होने का बोध होता है तो उसे प्रगति बोधक कहते हैं। अर्थात क्रिया की प्रक्रियागत निरंतरता और प्रगति कर रही है तो वहां पर प्रगति बोधक पक्ष होता है। जैसे राम नाचता ही जा रहा है, एक तो आता राम नाच रहा है, जब तो सतत में आ जाता, लेकिन राम नाचता ही जा रहा है तो प्रगति हो रही ना। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है, मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, बरसात तेज होती ही जा रही है, मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है, मैदान में भीड़ बढ़ती जा रही है, बाढ़ का पानी गांव में तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, नदी में पानी बढ़ रहा है और भीड़ बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब ये है कि इसमें वृद्धि होना चाहिए। इसके अलावा एक होता है पूर्णता बोधक, मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने की सूचना मिल जाती है उसे पूर्णता बोधक पक्ष कह सकते हैं। इसमें क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से उसके पूरी तरह से पूर्ण या समाप्त होने का बोध होता है, अर्थात क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है, उसे पूर्णता बोधक पक्ष कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण, जैसे उसने पुस्तक पढ़ी थी, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। राम पुस्तक पढ़ चुका है, राम दौड़ चुका है, मैंने ये पाठ पढ़ लिया है, वर्षा रुक चुकी है, सुनीता पढ़ाई कर चुकी है। ये सारे जो भी वाक्य, इनमें सब में विद्यार्थी पूर्णता बोधक है। मैंने ये पुस्तक पढ़ ली है, उसने पूजा कर ली है, वह शतक लगा चुका है, वह घर गया, मैं खाना खा चुका हूँ, ये सारे वाक्य आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा अगर द्वितीय दृष्टि में हम देखें तो द्वितीय दृष्टि में एक आता है नित्य बोधक। कौन सा नित्य बोधक आता है? नित्य बोधक जो पक्ष है वो क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के नित्य, नित्य का मतलब होता है हमेशा सदैव होने का बोध होता है, परंतु वह पूरा नहीं होता है कभी भी। इसमें क्रिया के नित्य होने का बोध होता है। इसमें प्राकृतिक वे क्रिया आती है जो शाश्वत सत्य होती है, वो क्रिया आती है। इसमें क्रिया की प्रक्रिया नित्य बनी रहती है, अर्थात उसका आदि अंत नहीं होता है बल्कि सदैव वो बनी रहती है। जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है तो पूर्व में उदय होता है विद्यार्थियों, आज भी पूर्व में उदय हुआ, कल भी पूर्व में उदय होगा, पहले भी पूर्व में उदय होता था। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, नदी समुद्र में जाकर मिलती है, बीज से अंकुर फूटता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वह सदा सत्य बोलता है। दीपावली अमावस्या को आती है, सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये सारे वाक्य जो भी हैं वो कौन से विद्यार्थियों नित्य बोधक पक्ष में आएंगे। एक होता है अभ्यास बोधक पक्ष। अभ्यास द्योतक पक्ष को हम आवर्ती बोधक भी कह सकते हैं, दोनों के अलग अलग भी लिखे हैं। हालांकि क्रिया के जिस रूप से कार्य का अभ्यास बस होने का बोध होता है उसे अभ्यास द्योतक पक्ष कहते हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से ये बोध हो जाता है कि क्रिया स्वभाव या आदत के कारण अभ्यास वश हो रही है, और आदत या तो इसमें व्यक्ति की होगी या किसी प्राणी की आएगी, ध्यान रखना। जैसे मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ, वह रात को रोज पुराने गाने सुनता है, मुर्गा रोज बाग लगाता है, रोज प्रतिदिन घूमने जाती है, हर सोमवार मंदिर जाता है, राम सुबह और शाम टहलता है, सुनीता समय पर खाना बना लिया करती है,
वह प्राय लेट भी तो हो सकती है, लेकिन कभी ये टूट भी तो सकता है कर्म। प्राय खेलता रहता है, हम अक्सर फिल्म देखने जाते हैं, ये सारे वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। एक होता है आवर्ती द्योतक पक्ष। कुछ वैयाकरण इससे भी विद्यार्थी स्वतंत्र भेद मान लेते हैं पक्ष का, और कुछ वैयाकरण नहीं मानते, वो अभ्यास बोधक में ले जाते हैं। इसमें क्रिया बार बार घटित होती रहती है, अथवा क्रिया सदैव बनी रहने के कारण इसको आवर्ती बोधक में हम ले जा सकते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, आज भी गया, कल भी जाएगा। राम विद्यालय जाएगा, मैं पत्र लिखता हूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी होगी। राम स्नान करता है, निकुंज गाता है, अनुज लिखता है, सुनीता विद्यालय जाती है, पूजा रोजाना सुबह उठकर घूमने जाती है, वह प्राय घूमा करता है। ये सारे वाक्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार ये जो क्रिया का पक्ष वाला जो टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू मित्रों।